नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। साजिश तो बड़ी है, इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है वो दरअसल किसी व्यक्ति की नहीं है। ये हिंदुस्तान की है, ये सनातन की है और ये हिंदुत्व की है। इसलिए कह रहा हूं कि षड्यंत्र तो है, क्योंकि जिसने राम मंदिर बनवाया, जिसने 370 हटाया और जिस शख्स ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा उठाया, वो अचानक खलनायक बना दिया जाता है। और ये महज 10 से 15 दिनों में होता है। ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण घटना है, क्योंकि जिस नरेंद्र मोदी को 10 साल में यूपीए की सरकार नहीं हिला पाई और उसके बाद में पूरा 10 साल विपक्ष नाक रगड़ता रहा कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, एक अभियान खड़ा किया जाए, वो नहीं कर पाया। अचानक इस जनवरी माह में ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदुत्व का दमकता चेहरा खलनायक बन जाता है, उसको बना दिया जाता है। आप देखिए कि जो घटनाक्रम है उस पर गौर करिए और बजाय मेहरबानी पूरा सुनिए कि कुछ तो है जो चल रहा है। कोई है जो हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को एक तरह से आप कहें कि किसी ताने बाने में फंसा देना चाहता है। यह कहने की वाजिब वजह है और वो मैं घटनाओं के जरिए आपके सामने रखूंगा। इसलिए इत्मीनान से पूरा सुनिए, क्योंकि वाकई में संकट बहुत बड़ा है और यह संकट नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के सामने है, भारत के सामने है, भारत के समाज के सामने है। क्यों? देखिए, अचानक वो डोनाल्ड ट्रंप, जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को न सिर्फ नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, वो ट्रेड डील करने आ जाते हैं। ठीक? और इस ट्रेड डील के पहले का आप सीक्वेंस देखिए, क्योंकि अभी क्या बात हो रही है? अभी बात यह हो रही है कि ट्रेड डील तो पीएम ने कर ली और पीएम कह रहे हैं कि हमारी बड़ी जीत हुई है, और उसके बरक्स में डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्सपर पोस्ट है उसको लाकर रख दिया जा रहा है कि देखिए उसने क्या क्या कहा है, उसने एग्रीकल्चर भी शामिल कर दिया। अब ये जो डील के बाद उन्होंने ट्वीट किया है, जबकि अभी ये सिर्फ बातचीत है, जो कागज पत्तर है वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक विमर्श जो है डोनाल्ड ट्रंप खड़ा कर रहे हैं। कैसे दौर में? ऐसे दौर में जब भारत में कुछ कुछ चल रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने विमर्श खड़ा करने की कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तब वो विमर्श खड़ा करने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि डीप स्टेट, सीआईए और मिशनरीज ने मिलकर एक माहौल तो बनाया है। और इसीलिए कह रहा हूं कि यह मोदी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ साजिश है। सुनिए थोड़ा इसको इत्मीनान से। 8 जनवरी को ये जो सरजई गोर है ये हिंदुस्तान आ जाता है। अचानक ये साल भर से एम्बेसडर इसको बनाया गया है, लेकिन वो रहता अमेरिका में ही। 8 जनवरी को अचानक वो आ जाता है अपना पदभार संभालने के लिए। उसके ठीक बाद पीएसएलवी का सबोटाज होता है। 12 जनवरी को पीएसएलवी, जो हमारा एक तरह से कहें कि सैटेलाइट लेकर जाता है, जिसके जरिए हम खुफिया सूचना जुटा सकते हैं, रियल टाइम इमेज हासिल कर सकते हैं, वो ध्वस्त हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या हो रहा है साहब। उसके बाद MI6 और CIA के लोग हिंदुस्तान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भारत बांग्लादेश से अपने राजनयिकों के परिवार को वापस बुला लेता है। क्यों बुला लेता है? इसलिए बुला लेता है क्योंकि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में वहां जमात के आने की संभावना है। इसलिए भारत वहां पर अपने लिहाज से किस तरह से चीजें सेट की जाएं जिससे भारत का हित सधे, उस एक तरह से कहें आप कि एंगल पर काम करने लगता है। यह एंगल पश्चिम को सुहा नहीं रहा है।
MI6 और CIA के जो लोग आते हैं उनको उल्टे पांव भगा दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब है, थोड़ा ठहरिए और इसको ठीक से सुनिए। यह सब घटना चल रही होती है, उसी बीच आनन फानन 13 जनवरी को यह UGC गाइडलाइन वाला जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि संगठन और संघ के बहुत लोग स्तब्ध थे उस समय। ये सब जानकारी अब छन के आ रही है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये नोटिफिकेशन कैसे आ जाता है, ये क्या हो क्या रहा है। फाइल PM के पास गई थी, PM ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया था। जो जानकारी अपने पास है उससे यह बात बड़ी साफ तौर पर है कि यह बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं गई थी। पहले मुझे भी लग रहा था कि नहीं, PM ने जो है वहां से आदेश दिया होगा, लेकिन नहीं साहब, PM के पास फाइल गई, लेकिन PM ने इस पर जो है एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर खामोश रहना चाहिए, यानी इस पर कुछ नहीं, ठीक आया है देखा जाएगा। लेकिन नहीं साहब, फाइल PM के पास पड़ी है और इधर जो है तमाम मिशनरीज एक्टिव है। अब सवाल यह उठता है कि किसके इशारे पर इसको जो है बाहर लाया गया, यानी नोटिफिकेशन किया गया। क्योंकि संगठन में, संघ में कुछ बड़े लोगों का यह मानना है कि यह मिशनरीज का बहुत बड़ा काम है। तो अब सवाल यह उठता है कि कौन है जो बीजेपी सरकार संगठन में ऐसा व्यक्ति पेनिट्रेट किया है जो इस तरह के इरादे से आगे बढ़ रहा है। देखिए, इस बार बड़ी बारीकी से चीजें की गई हैं। अब की बार, अभी तक देखिए क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि जो जनमानस है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, और ये CIA, अमेरिकी डीप स्टेट, डोनाल्ड ट्रंप का जो आसपास का लोग है वो समझ गया था कि साहब पहली चीज यह है कि नरेंद्र मोदी की बुनियाद हिलाओ, और वो बुनियाद उनका जनाधार है। उस जनाधार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ संदेह पैदा करो। क्योंकि आप कल्पना करिए साहब, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि सीज फायर मैंने करवाया, उसके बाद तो कायदे से हिंदुस्तान में लोगों को सड़कों पर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा था कि नहीं साहब, PM अगर कह रहे हैं कि यह द्विपक्षीय है तो द्विपक्षीय है, और हम डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। लेकिन अभी देखिए कितने करीने से हिंदुत्व के उस दमकते चेहरे के खिलाफ उन्हीं के लोगों को खड़ा कर दिया गया है। यह साजिश है, और यह साजिश सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व और सनातन के भी खिलाफ है, हिंदुस्तान के भी खिलाफ है। क्योंकि जिस तेजी से हिंदुस्तान दौड़ रहा है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो बात पश्चिम को और खासतौर से अमेरिका को चुभ रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की दहलीज पर आज हर वो ब्लॉक और हर वो देश दस्तक देना चाहता है, उसके साथ रिश्ते बनाना चाहता है जो मुंह मोड़कर खड़ा रहता था। चीन आपके सामने कटोरा लेकर खड़ा है कि हमसे जो है डील कर लो। यूरोपियन यूनियन घुटनों पर आकर कह रहा है कि साहब डील कर लो। ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसने 2025 में भारत को डिक्टेट किया था कि तुम रूस से तेल मत खरीदना। वो यूरोपियन यूनियन घुटनों पर है। जो जर्मनी राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाता है, वो दौड़ा दौड़ा यहां आता है उसका चांसलर और कहता है कि साहब डील कर लो। ये देखिए, ये असाधारण है। यानी पूरी दुनिया जो है वो किसके साथ कदम ताल करने लगी थी? भारत के साथ कदम ताल करने लगी थी, और भारत के साथ कदम ताल कर रही है। किसकी अगुवाई में? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। आप देखिए कि अचानक क्या होता है। हम आप बात कर रहे हैं और हम जो है हम उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो गए। मुझे लगता है कि हम भी उस झांसे में आ गए हैं, हम भी उस षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। क्योंकि समाज को बांटना एक वामपंथी, एक तरह से कहें कि षड्यंत्र है। ये अभी आप देखिए कि 8 तारीख को सरजई गोर आता है, 10-11 तारीख को शपथ लेता है,
13 तारीख को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो है डेलीगेशन हिंदुस्तान आ जाता है। वो कभी भाजपा से जाके मिलता है, फिर जाके संघ के लोगों से मिलता है। आप देखिए कि पूरी चर्निंग जनवरी के पहले 15 से 20 दिनों में हुई है, और वही जो पहले 15 से 20 दिन है वहीं पर पूरा खेल हुआ। इस तरह से नहीं होता साहब। मोदी के खिलाफ बहुत साजिशें हुई हैं। मोदी को मुख्यमंत्री जब गुजरात के बने उसके बाद से पूरा अमेरिका का एनजीओ गिरोह लग गया था, और उनके साथ उस समय की यूपीए सरकार खड़ी थी, सोनिया गांधी खड़ी थी, मनमोहन सिंह खड़े थे। हिला देना है। इसी नरेंद्र मोदी को जेल में डालने के लिए अमित शाह को नाजायज तरीके से उठा लिया गया। 100 दिन तक उनको जो है जेल में बंद रखा गया, उनको तड़ी पार करा दिया गया। सिर्फ निशाना एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी। वो साहब कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं तो उसके बाद में पहले पूरा जो वाम कुनबा है वो इस्तेमाल करता है इनको हिलाने का। उसके बाद में जार सोरोस सरीखे लोगों से मदद ली जाती है। अडानी के बहाने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी पूंजी रही वो रहा उनका जनाधार, अपनी विचारधारा को लेकर उनकी अपनी प्रतिबद्धता। इसकी वजह से वो हिला नहीं पा रहे थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखिए क्या चल रहा था साहब, किस तरह से तमाम उद्योगपति लगे हुए थे खरीद फरोख्त करने में, और किस तरीके से कुछ उद्योगपति नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने में लगे हुए थे, और किस तरीके से 2024 के नतीजे आने के बाद जो बाइडेन प्रशासन पूरा लग गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हिला देना है। लेकिन साहब कोई हिला नहीं पाया, कोई डिगा नहीं पाया। फिर जो सातिराना चाल चली गई है उस चाल को समझिए, क्योंकि यहां मसला यह नहीं है कि षड्यंत्र किसके खिलाफ हो रहा है, मसला यह है कि बात अब हिंदुस्तान की है। ये जो आग लगाई जा रही है ये कोई तो है जो लगा रहा है, क्योंकि हिंदू समाज को इस तरह से बांट देने में बीजेपी का हित नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का हित नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेंगे, वो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करेंगे। जो अपने पास जानकारी आई है उस जानकारी को हमने आपके साथ साझा किया है, और इस जानकारी के बाद मुझे तो एकदम मैं आश्वस्त हूं इस बात को लेकर कि साहब ये साजिश है। आप सोचिए, नरवणे की किताब छपकर आ जाती है, रिटायर्ड जनरल, और सरकार को कानो कान खबर नहीं होती है कौन कर रहा है। आप सोचिए, सरकार ही नहीं, ये आईबी, ये रॉ, किसी को पता ही नहीं है ये किताब छपकर कहां गई और कैसे राहुल गांधी के पास आ गई। आप टाइमिंग देखिए, पहले वो जो जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी उसको एक प्रपंच के जरिए उनके खिलाफ किया गया, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप जिस पर हम भरोसा नहीं कर रहे थे उसके पोस्ट पर हम भरोसा करने लगते हैं कि देखिए ये तो एक तरफा डील है। वो राहुल गांधी जिसकी बात पर हम हंसी ठिठोली करते थे उनके झूठ पर हम गंभीरता से विमर्श कर रहे हैं। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में नहीं बोलने दिया गया, लोकसभा में, हम उस पर अट्टहास करते हैं। यह दरअसल हमारी खुद की मूर्खता है। यह बात समझना होगा कि कोई है जो, देखिए यहां मसला यह नहीं है कि हम नाराज हैं तो अब हम नाराज हो गए तो नरेंद्र मोदी नहीं, अब हम जो है योगी आदित्यनाथ को लाएंगे, वो भी हिंदुत्व का चेहरा है। लेकिन सवाल यह है, यहां तो समाज में ही विष घोल दिया गया है। जब समाज में ही विष घोल दिया जाएगा तब हिंदुत्व कहां बचेगा? बड़ा प्रश्न यह है। और ये चोट साहब किसी नरेंद्र मोदी, किसी भाजपा, किसी संघ और किसी योगी आदित्यनाथ पर नहीं, ये चोट सीधी हिंदुत्व पर है, सनातन पर है, हिंदुस्तान पर है। ये वो षड्यंत्र है, इसलिए इसे समझना होगा। और कहा जाता है ना कि साहब उसके लिए हम गंदगी में तो नहीं जा सकते ना, तो उससे बचना होगा। क्योंकि
जब हमें डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सही लगने लगे और राहुल गांधी की कही बातों में हमें तर्क दिखाई देने लगे, तो हमें यह सोचना होगा कि वो कौन सी ताकत है जिसने हमारी बौद्धिक क्षमता को हर लिया है। और वो क्या है? वो है साहब, ये जो जाति का विष है वो हमारे दिमाग में डाला जा रहा है इस गाइडलाइन के जरिए। ये गाइडलाइन किसके इशारे पर आया? कौन हिंदुस्तान को तोड़ना चाह रहा है? यह विमर्श का विषय है। इसीलिए कह रहा हूं कि साहब, यह मसला मोदी के खिलाफ षड्यंत्र का नहीं है। यह मसला हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ षड्यंत्र का। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।